मैं चुनावी सभा में उपस्थित हमारे माताएं बहनें, मैं सबको अपने तरफ से जोहार करता हूं और हमारे साथ मंच में नाला, कुंडहित और फतेहपुर के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव, हमारे इंडिया गठबंधन के साथी जलालुद्दीन साहब, आरजेडी के दिनेश कुमार जी और फतेहपुर प्रखंड के प्रमुख साहब, हमारे जामताड़ा जिला से आए हुए रविंद्रनाथ दुबे जी, अशोक मंडल जी, आशीष तिवारी जी, उमानाथ कोल जी, खिरोद महतो जी, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। साथी, हमारे बीच पूर्व जिला परिषद के सदस्य नित्यानंद सिंह जी और हमारे दाहिने और बाएं तमाम हमारे अभिभावक, बुजुर्गगण, सबको मैं प्रणाम और जोहार करता हूं। साथी, आपने पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा और आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज ही का दिन हमारे ये झारखंड अलग प्रांत या अलग राज्य का निर्माण हुआ था और संजोग है कि आज भी हम लोग इस फतेहपुर के धरती में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के तहत से चुनावी सभा को करता हूं। इसलिए इस विशेष दिन की अहमियत को मानते हुए आप तमाम लोगों को मैं पुनः धन्यवाद भी देता हूं और जोहार करता हूं कि आप सारे लोगों के आंदोलन से और प्रयासों से ये झारखंड राज्य अस्तित्व में आया है। साथी, पिछले 5 साल का कार्यकाल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लोगों ने कुर्सी से हटाने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए ना जाने कितना कितना प्रयास किया, कितना कितना षड्यंत्र किया। जिस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी शपथ लिए और डे फर्स्ट यानी पहले दिन से ही इन लोगों ने भविष्यवाणी करना प्रारंभ कर दिया। इन विरोधी दलों के पंडित नेताओं ने कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये सरकार टिकने वाली नहीं है, ये सरकार जा रही है और सरकार को हटाने के लिए, सत्ता से हेमंत सोरेन को बेदखल करने के लिए न जाने कितना नंगा प्रयास लोगों ने इस राज्य के अंदर में किया। साथी, एक समय तो हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय, उन्होंने भी अपने जेब में एक लिफाफा केंद्र से लेके आए थे और आकर के झारखंड का 3.5 करोड़ जनता को वही लिफाफा दिखाने का काम कर रहे थे। किस लिफाफा के अंदर में एटम बम है और यह बम फटेगा और हेमंत सोरेन का सरकार अपदस्थ होगा। लेकिन साथी, संभव नहीं हुआ। लोगों ने इनका सरकार को किसी तरह से अपदस्थ कर नहीं सका। फिर दूसरा प्रयास लोगों ने किया कि 8.5 एकड़ जमीन, जो भूइंहरी जमीन है, जो खरीद बिक्री नहीं होता है, उस जमीन को गलत ढंग से कागजात बना करके हमारे युवा और आदरणीय मुख्यमंत्री को जेल के सलाखे के अंदर 5-5 महीना तक बंद रखने का काम किया। मैं समझता हूं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। साथी, हमारे मुख्यमंत्री के पास भारतीय जनता पार्टी का एक ही बात था कि आप सरेंडर कर जाइए, हमारे पास आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री उनको जवाब दिया कि मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, आजीवन कारावास का यंत्रणा भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन नीति और सिद्धांत का गिरवी किसी भी कीमत पर नहीं रखेंगे। और इसी के तहत
भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश का जो समस्याएं हैं, जिस पर जनता का विश्वास होता है, लोगों का विश्वास होता है, उन समस्याओं को भी इनके पीछे लगाने में पीछे नहीं हटा सकती और इनको बेवजह 5-5 महीना तक जेल के अंदर में रखने का काम किया। लेकिन चलिए, हम लोग धन्यवाद देते हैं, हमारे देश के अंदर में कानून व्यवस्था स्थापित है। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दोनों न्यायालय से हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री बेकसूर खलास हुए और आज आपके बीच हैं। और आप देख रहे हैं, अकेले हेमंत सोरेन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इनके पीछे लगे हुए हैं, वर्षों से लगे हुए हैं। कैसे कैसे हेमंत सोरेन को परास्त करें। मैं आपको बताना चाहता हूं साथी, आखिर हेमंत सोरेन इन तमाम लोगों के गला का हड्डी कैसे बने। आप जानते हैं कि हमारे झारखंड राज्य खान और खनिजों का प्रदेश है। यहां तमाम तरह का माइंस और मिनरल्स मिलता है और इस माइंस और मिनरल्स के लालच में भारतीय जनता पार्टी अपना कॉरपोरेट के दोस्तों को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं। अगर हमारे राज्य के ये मुख्यमंत्री अगर हट गए आदरणीय हेमंत सोरेन जी, तो इन लोगों को सुविधा होगा यहाँ के खान और खनिज के लीज लेने के लिए। और इसीलिए तमाम कॉरपोरेट का दलाल, जो लोग कॉरपोरेट परिवार का तलवा चटता है, वैसे दलाल लोग हेमंत सोरेन को हराने के लिए आया है। मैं बताना चाहता हूं साथी, ये फतेहपुर एक प्रखंड है। एक प्रखंड के अंदर में जिनके पीछे इतने माताएं बहन है, पूरे राज्य में कितना है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं इस विषय को भी आपके पास रखना चाहता हूं कि आज आदरणीय हेमंत सोरेन राज्य के किसी भी कोने पर जा रहा है, इसी तरह का जनसैलाब उनके पीछे पीछे उमड़ता है। इसका मतलब अकेले हेमंत सोरेन का जो एक्सेप्टेंस है, उनका जो ग्राह्यता है, बाकी विपक्ष के सारे दल के नेताओं को मिलाकर के अगर आप जोड़िएगा तो उनको ग्राह्यता या एक्सेप्टेंस नहीं है साथी। इसीलिए लोग जैसे तैसे हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाने का षड्यंत्र कर रहा है। आपने देखा हमारे इस विधानसभा और राज्य के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का नग्न राजनीति, वैसे वैसे नेताओं को टिकट से वंचित किया जिन्होंने अपने खून पसीना से इस संगठन को, उनके दल के संगठन को खड़ा किया था। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जैसा सत्ता ललोप पार्टी और एक भी नहीं है। ये बगैर सत्ता का रह ही नहीं सकता है। पिछले 5 साल के दरमियान विपक्ष की भूमिका में जो भारतीय जनता पार्टी था, तो हम लोगों ने, आपको पता होगा, हम तो ऐसे कुर्सी पर थे जहां से इनके मनोदशा को रीड करते थे। बड़ी बेचैनी था, बड़ी उदासी था, बहुत छटपटाहट था। लगता था आज ही चुनाव हो जाएगा और हेमंत सोरेन को उठा करके लोग गद्दी पर बैठ जाएगा। हम लोगों को सलाह देते थे कि जनता का जनादेश आपको विपक्ष की ओर आया है, तो विपक्ष की भूमिका को आप ठीक ठाक ढंग से पालन करिए। लेकिन ये लोग एक भी नहीं माना। इस 5 साल के अंदर तरह तरह का षड्यंत्र लोगों ने किया और आज हर जगह पे आप देखिए इनका पूरा दल
अब दल नहीं रहा साथी, ये दल एक संगोष्ठी और गुट में बट गया और आने वाला समय में इसका क्या परिणाम होगा मैं नहीं बता सकता हूं। ये आपके विचारों पर मैं छोड़ता हूं, आपके जवाबदेही पर छोड़ता हूं। यही भारतीय जनता पार्टी है साथी। आप देखें आसाम का मुख्यमंत्री कुंडहित के मिट्टी में आए, बाप रे बाप। हमको तो आश्चर्य लगता है, एक मुख्यमंत्री का अपने राज्य के अंदर में इतना शेड्यूल वर्क होता है कि उनका निकट संबंधी के घर भी जाने का मौका नहीं मिलता है। और ये आसाम का मुख्यमंत्री आज साल भर से झारखंड में घूम रहा है। ये बहुत बड़ा कारीगर है, पहले कांग्रेस पार्टी में था और चिट फंड का केस भी इनके माथे पर था। बचने के लिए बेचारा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। बहुत ऐसे नेता आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा जो लोग अपना भ्रष्टाचारी को छिपाने के लिए अपना मूल दल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आश्रय लिया है। और इन तमाम भ्रष्ट आदमी का आश्रय ये भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी से छिपे हुए नहीं है। 2, 4, 5 दर्जन नेता इस तरह का है जो जब इनसे बाहर था ये लोग उसको कोसते थे और जब अंदर चला गया तो वो लोग अच्छा हो गए। आपको मैं बताना चाहता हूं, पिछले दिनों में आदरणीय बाबूलाल मरांडी का प्रोग्राम हुआ था। उन्होंने मंच से सभा से लोगों को संबोधित करने के क्रम में इस बातों को रखा कि हमने उनको 5 साल तक नेता अपोजिशन में बैठने नहीं दिया। संबोधन के क्रम में इन तमाम बातों को रखा। तो मैं कहना चाहता हूं उनको, जो मैं क्या करूं, जो संविधान और कानून का किताब है, उस किताब में जो कानून स्थापित है उस स्थापित कानून के तहत चलना पड़ता है। यही देश का नियम है। और जबरदस्ती मैं आपको कैसे उस कुर्सी पर बैठा हूं? बोले हमको 5 साल तक बोलने नहीं दिए। हम बोले भाई, हम बोलने के लिए भी विधानसभा के अंदर में परिपाटी है। आप परिपाटी के तहत आइए, बोलिए, हमको क्या आपत्ति है। हमारा तो काम सिर्फ बोलवाना है। इस तरह से छोटी छोटी बातों को रखने का काम कर रहा है। और आप भी जानते होंगे किस किस्म के नेता थे। जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री था तो भारतीय जनता पार्टी इनको 2 साल के अंदर क्यों हटा दिया और अर्जुन मुंडा जी को मुख्यमंत्री बनाए। और मुख्यमंत्री जब अर्जुन मुंडा जी को बना दिए तो बीजेपी छोड़ करके अपना दल बनाए। और जब अपना दल बनाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी पानी पी पी करके बीजेपी पार्टी को बदनाम करने में पीछे नहीं हटते थे। यहां तक कहते थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाएंगे साथी। यही है बाबूलाल मरांडी। और हमारे साथियों ने ठीक ही बात कह रहा था कि इस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कुंभ में इतना लोगों को इकट्ठा कर लिया है, इतना लोगों को इकट्ठा कर लिया है कि हमारा गांव देहात में वो कहावत है कि अति भक्ताय गाजन नष्ट। इतना लोगों को घुसा लिया है कि इनका पार्टी का बर्बादी होना तय है साथी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का लड़ाई ये मामूली लड़ाई नहीं है। एक तरफ एनडीए गठबंधन और एक तरफ आईएनडीआई गठबंधन, एक तरफ पूंजीपतियों का रहनुमाई करने वाला दल और एक तरफ गरीबों के रहनुमाई करने वाला दल। इन 2 दलों के बीच लड़ाई है। आपको चुनना है कि आप या गरीबों के साथ रहेंगे या पूंजीपतियों के साथ रहेंगे। आपने देखा होगा 5 साल के कार्यकाल में हमारे मुख्यमंत्री इस राज्य के अंदर में जो जो काम किए, हर एक काम को आप अगर तुलनामूलक अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सही मायने में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गरीबों का रहनुमाई करने वाला व्यक्ति हैं, गरीबों का
समस्या है और उनका जो योजना, सरकार का कल्याणकारी योजना जो धरातल पर उतरा, यहाँ के आदिवासी और मूलवासी के लिए अत्यंत ही सूझबूझ और अत्यंत लाभदायक योजना, उस योजना से यहाँ के लोगों का भला होगा, उस तरह का योजना को इन्होंने धरातल पर उतारने का काम किया। साथी, यह सोचने वाला बात है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को कि इस राज्य के जनताओं ने आपको 17-18 साल तक इस राज्य को शासन करने का मौका दिया। आप बहुत कुछ कर सकते थे इस राज्य के लिए। हमारे देश के अंदर में जब 3 राज्य अलग हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, तीनों एक साथ बना था, और आज आप छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ झारखंड को तुलना करिएगा तो हम लोग कहीं पीछे हैं। हम लोग उन लोगों से भी पीछे हैं। और आपने 18 साल तक शासन किया, इस राज्य को श्रेष्ठ राज्य के पायदान पर ले जाने का जवाबदेही और जिम्मा यहाँ के जनता आपको दिया, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। आप क्या कर रहे थे? दुनिया का पूंजीपति को बुला करके झारखंड के खान और खनिज को दिखाने का काम कर रहे थे, लोगों को झारखंड में स्थापित करने का काम कर रहे थे। आपको पता होगा कि झारखंड राज्य खान खनिज के प्रदेश है, लेकिन खान खनिज का प्रदेश होने के कारण ये हमारे दुर्भाग्य का भी एक कारण बना है। दुनिया का वैसे लोग इस राज्य का आर्थिक दोहन करने का काम लोगों ने किया है, और यहाँ के लोगों को सिर्फ विस्थापन ही विस्थापन मिला है। इन तमाम बेसिक मुद्दा को इन्होंने सुलझाने का काम नहीं किया। साथी, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कतई हमारे गरीब गुरबा का पार्टी नहीं है। ये आपका गरीबी को नहीं समझता है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए पुराना पेंशन योजना का लागू किया। जो व्यक्ति जीवन भर नौकरी चाकरी में रहते थे, एक बार रिटायर्ड हो जाने के बाद फिर आपका पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने का फरमान लोगों ने जारी कर दिया। देश के अंदर में हमारा मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी उस पुराना पेंशन योजना को लागू किया, और आज हमारे सारे वैसे लोग जो जीवन भर नौकरी में थे और रिटायर्ड कर गए, उनको आज भी पेंशन योजना का फायदा मिल रहा है। आपने देखा था हमारे यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार था तो 1000 रुपया में BA BSc पास विद्यार्थियों को पारा टीचर के रूप में काम कराने का काम कर रहा था। किसने रोका था भारतीय जनता पार्टी को कि पारा शिक्षक का वेतन तुम सम्मानजनक दो, और इसलिए सम्मानजनक दो कि यहाँ के लोगों के बाल बच्चा को पढ़ाने का काम हमारे पारा शिक्षक लोग करते हैं। नहीं किया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इन पारा शिक्षकों का नाम भी बदल दिए, एक सम्मानजनक नाम भी दिए, सहायक अध्यापक, और उनका वेतनमान में भी सुविधा किए, और हमारे देश के कानून के मुताबिक उनका स्थिति को और आगे ले जाने के लिए वो चिंतित हैं। और इन लोगों ने इस तरह का आपने देखा होगा, पिछले दिन जो सहायक पुलिस कर्मी के रूप में राज्य में काम करते थे, ऐसा लोगों के साथ बंड लिखाया था कि फिर 3 साल के बाद नौकरी में उनको नौकरी का एक्सटेंशन देने का भी कोई प्रावधान नहीं छोड़ा था। जब 3 साल समाप्त हो गया, लोग घर को लौटने के लिए विवश हो गए, तो हमारे मुख्यमंत्री ने यानी हेमंत सोरेन ने इन लोगों के द्वारा आविष्कार किया हुआ असुविधा को समाप्त करने का काम किया। साथी, ये है हेमंत सोरेन। लाइव को लाइन से लगा दिए। आपने यह भी देखा होगा कि जब पूरे विश्व
एक अज्ञात बीमारी के चपेट में आ गया, तो हमारे मुख्यमंत्री इस तरह का व्यवस्था किया। हमारे झारखंड के अंदर में जो प्रबंधन था, इतना मजबूत प्रबंधन था कि कोरोना से भले ही हम लोगों का सजन इस दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन भूख से किसी किन्हीं को मरने नहीं दिया। जगह जगह लोगों का व्यवस्था किया। यह है हेमंत सोरेन का शासन। उस समय ऐसा स्थिति था कि प्राण वायु के लिए, यानी ऑक्सीजन के लिए लोग तरसते थे। हमारे मुख्यमंत्री के प्रयास से इस राज्य में इतना ऑक्सीजन बना, निर्माण करने का काम किया कि हम पड़ोसी प्रदेश को भी ऑक्सीजन देने का काम किया। इसका नाम है हेमंत सोरेन। और मैं आप तो हाल के दिनों में देख रहे हैं, हेमंत सोरेन इस चीज को भी समझे कि हम कितनों प्रयास करें, 2 साल से यहाँ के लोगों का खेती बाड़ी नहीं हुआ है, और खेती बाड़ी नहीं होने के कारण यहाँ के लोग यहाँ के बकाया बिजली का बिल या बकाया कृषि ऋण नहीं दे सकते हैं। उन्होंने राज्य के राजस्व से, यानी राज्य के कोष से उस कृषि बिल को भी माफ किए, और आपका विद्युत का जो बिल है उसको भी माफ कर दिए। हम लोगों ने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक बार आपने माफ कर दिया, फिर 2 साल 3 साल के बाद यहाँ के लोगों का यही व्यवस्था होगा। उन्होंने कहा इसका भी मैं उपाय निकालता हूं, और आज सारे लोगों के बीच 200 यूनिट इलेक्ट्रिक फ्री कर दिए। आज सारे लोग उससे आच्छादित हैं। यह हुआ हेमंत सोरेन का काम। भारतीय जनता पार्टी 18 साल जब यहाँ राज किया, तो उनको किसने मना किया था गरीबों के लिए ये काम नहीं करने के लिए? कॉर्पोरेट परिवार का कई हजार करोड़ और कई कॉर्पोरेट फैमिली हमारा इस देश का धन लेकर के विदेश में आए। उन्होंने चुनाव में घोषणा पत्र में भी डाला था कि देश का काला धन को वापस लाएंगे। लाया है क्या? नहीं लाया। उन्होंने यह भी कहा था कि काला धन जब आएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपया हम डालेंगे। लोग आज 11 साल हो गया, रोज खाता देखते हैं, लेकिन पैसा नहीं घुसा। इसका मतलब ये लोग पब्लिक के बीच 120 करोड़ जनता देश को धोखा देने का काम ये सब लोग करते हैं। और धोखा देने का नायाब तरीका अगर किन्हीं को आता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आता है। इसलिए साथी, हमें जो झारखंड के आदिवासी और मूलवासी हैं, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है कि झारखंड प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो पूरे भारत वर्ष का श्रेष्ठ प्रदेश है। आज हम लोग झारखंड प्रदेश के बाहर जाते हैं, चाहे बम्बई जाए चाहे दिल्ली जाए, लोग झारखंडी लोगों को देखते हैं कि ये लोग ऐसे प्रदेश का आदमी है जिनके मिट्टी के नीचे संपत्ति छिपा हुआ है, ऊपर छिपा हुआ है, खनिज संपदा, वन संपदा से भरा पूरा ये धरती हमारा है। लेकिन हमारे कपाल पर, हमारे ललाट पर गरीबी का रेखा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री इन गरीबी का रेखा जो मेरे ललाट पर लिखा हुआ है, इसको दूर करने के क्रम में इस राज्य का योजना का निर्माण कर रहा है। जितना धन संपत्ति रहने के बावजूद हमारे झारखंड के प्रदेश के लोग एक सामान्य काम के लिए पड़ोसी प्रदेश में अपना श्रम बेचने के लिए चले जाते हैं। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लज्जा का विषय है। इसको हमें हर हाल में पाटना है और यही काम करते हैं। यही सब काम करने के क्रम में आज इन लोगों के नजर में हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कसूरवार ठहरे हैं। जब प्रधानमंत्री जी से बार बार हम लोगों ने चिट्ठी लिखा कि झारखंड का रॉयल्टी का पैसा 1,36,000 करोड़ आप हमको दे दो भाई, हमारे झारखंड में लोगों के माथे के ऊपर छत नहीं है, यहाँ गरीबों का पेंशन को दुगुना करना है, ये पैसा अगर आप हमको दे देते हैं तो हम लोग राज्य के जनता के लिए ये काम कर सकेंगे। बार बार चिट्ठी पत्र लिखने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नहीं दिए। अंततोगत्वा हम लोगों को
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना पड़ा और सर्वोच्च न्यायालय के 10 जज ने जजमेंट दिया कि भाई जिस प्रदेश से खनिज संपदा का इस्तेमाल आप करते हैं उसका रॉयल्टी का हकदार वहां के लोग होते हैं। हम लोगों ने फिर चिट्ठी लिखा, बोला अभी नहीं देंगे, हम किस्त में पैसा देंगे। तो आप समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आपका कितना हितैषी है, समझना चाहिए। अब मैं दूसरा बात आपके बीच रखना चाह रहा हूं, वो बात यह है जिस मिट्टी में मैं पैर दे करके आपके समक्ष मुखातिब हूं, जब मैं शुरुआत आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ और विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और वैसे समय में जब हम इस क्षेत्र में आते थे तो यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के विद्वान, यहाँ के शिक्षा प्रेमी लोग कहते थे कि 10 क्लास पास करने के बाद फतेहपुर में शैक्षणिक व्यवस्था नहीं है। किसी तरह बेटा लोगों को तो बाहर रख के हम लोग पढ़ा लेते हैं, लेकिन बेटी का पढ़ाई में इसी जगह पूर्णच्छेद लग जाता है। विधायक जी कुछ काम करिए। मैंने आपके आशीर्वाद से प्रयास प्रारंभ किया। आज जिस स्कूल के मैदान में खड़ा होकर के मैं बोल रहा हूं उसको प्लस 2 करवाने का काम किया। यहाँ IAS ICOM का पढ़ाई होता है, और जिस रास्ते से आप गुजर के यहाँ आए वह भी एक सरकारी डिग्री कॉलेज जहाँ BA BSc BCom विथ ऑनर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पढ़ाई प्रारंभ हो चुका है। और मुझे कहने में बहुत खुशी हो रहा है कि आज हमारे यहाँ के गरीब गुरबा परिवार का बेटा बेटी करीबन 700 से 800 विद्यार्थी उसमें नामांकन कराए हैं, और 14-15 प्रोफेसर, अच्छे प्रोफेसर वहां पर पठन पाठन का काम देखने का काम कर रहे हैं। एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने ये काम आपके लिए किया। इसी तरह का काम अगर आप आगे चल करके भी देखेंगे नाला में, कुंडहित में, तो आपको देखने से पता चलेगा कि हमने आपका सेवा किस तरह से किया। जब मैं पहली बार यहाँ का विधायक बन करके गया तो मात्र 60 से 70 गांव में इलेक्ट्रीफाइड विलेज था। हम लोग एक दिन विधानसभा के अंदर में जिस कुर्सी में मैं अभी भी बैठा हूं, उसी कुर्सी में माननीय इंदर सिंह नामधारी जी बैठते थे और सवाल कर दिए कि बताइए आप लोगों में से कितना MLA हैं जिनके गांव में इलेक्ट्रिक नहीं है। बड़ी परेशानी में हम पड़ गए। हम बोले अब हाथ उठाएं तो उठाएं कैसे? लोग जानते हैं कि हम भोकेल आदमी हैं, बोलने वाले हैं, और हमारा गांव इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। लेकिन देखिए हमारा 4-5 विधायक साथी हाथ उठाए, हम भी हाथ उठाए, और जैसे हाथ उठाए उसी के बाद केंद्र सरकार के तरफ से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ हुआ था। मुझे 1 यूनिट मिल गया और 300 गांव में 300 गांव को इलेक्ट्रीफाइड करवाया। जब 300 गांव में इलेक्ट्रीफाइड हो गया तो बाजार के लोगों के तरफ से सवाल आने लगा कि यहाँ का लोड शेडिंग बढ़ गया, ज्यादा लोगों को कनेक्शन मिल गया, विद्युत व्यवस्था चुरमार हो गया। हमने इंजीनियर को बुलाया, उनसे संपर्क किया और यहाँ के इलेक्ट्रिक व्यवस्था को ठीक दुरुस्त करने का उपाय सोचा। और मैं आपको बता दूं, फतेहपुर में पावर हाउस बनवाया, गेड़िया में पावर हाउस बनवाया, आपका बामंडिया में बनवाया, धनुकडी में बनवाया। उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ संपर्क करके 100 करोड़ का लागत से एक पावर ग्रिड भी बनवाने का काम किया। और उससे हुआ क्या, जहां से इलेक्ट्रिक आपको आता है और उसका गंतव्य स्थल जहां है, जहां तक पहुंचता है, उसका दूरी करीब 85 किलोमीटर था, और ये दूरी घट के आज 15 किलोमीटर में आ गया। अगर कहीं फॉल्ट भी होता है तो हमारे इलेक्ट्रिक विभाग में काम करने वाला इंजीनियर लोगों को 2-4 घंटा के अंदर उसको दुरुस्त कर देता है। और आपने पिछले समय में देख रहे हैं, हमारा नाला कुंडहित कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, लेकिन फिर भी 16 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा इलेक्ट्रिक आपको मिल रहा है। और मैं ये कहने में मुझे सुखद अनुभव हो रहा है कि नाला का इलेक्ट्रिक का व्यवस्था देख करके बहुत सारे उद्योगपति भी मेरे पीछे घूम रहे हैं
कि आपके यहाँ पावर का व्यवस्था हो गया, हम लोग छोटा मोटा उद्योग धंधा को शुरुआत करेंगे। और अगर आपका आशीर्वाद हमारे माथे पर बना रहा तो निश्चित रूप से ये दिन भी दूर नहीं होगा कि आपके मिट्टी के ऊपर, आपके धरती के ऊपर वहां भी उद्योग धंधा का स्थापना होगा साथी। यही सब विषय है। रोड रास्ता के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये सब छोटा छोटा बात है। आज आश्चर्य तो उस बात का लगता है जब दूसरे दल का नेता मेरा ही बनाया हुआ सड़क मार्ग से आप तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद हम ही को गाली देता है। और हमारे गांव के वैसे लोग, मेरे भाई मेरे दोस्त, वैसे लोग हैं जो लोग आराम से सुनते हैं। हम बोले वाह, तो कठिन बात है। यही तो स्थिति है। कहने का मतलब यह है साथी, संक्षेप में, यहाँ का जो भी आधारभूत संरचना है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहता है, सारे आधारभूत संरचना को खड़ा करने के पीछे हम आपके पास हैं। और मैं इसी के हिम्मत के साथ फिर आपके सामने खड़ा हूं चुनाव मैदान में, जहां आपके लिए मैं मेहनत किया हूं, आपका मजदूरी मैं किया हूं, इसलिए मजदूरी हम ही को मिलेगा। और हम लोगों का मजदूरी क्या है? 5 साल के बाद चुनाव में 1 वोट। तो जब हमने आपका सेवा किया है, आपका फरमाइश खटा है, तो आप निश्चित रूप से मजदूरी देंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और अगर किसी ने हमसे ज्यादा काम किया है तो मुझे आपत्ति नहीं है, आप उनको निश्चित रूप से चुनिए। मैं कभी आपको नहीं कहूंगा कि हमसे अच्छा काम करने वाला व्यक्ति को आप पीछे धकेलिए। जिस आदमी का जिंदगी में एक छोटा सा काम करने का उदाहरण नहीं है, वो आदमी हमको चुनौती दे रहा है, बड़ा मुश्किल वाला बात है। हम समझते हैं कि लोग नादान है, बुद्धि का कमी है, दूसरे का पूरा सिखाया हुआ बात आपके समक्ष में परिवेशन करने का काम लोगों ने करता है, ये विषय है। इसलिए साथी, मैं आपके पास इसी हिम्मत के साथ खड़ा हूं कि पिछले जो समय आपने हमको आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए और आपका सेवा करने के लिए दिया है, इस समय का पल पल का इस्तेमाल मैंने आपके लिए किया है, यही मेरा काम है। इसलिए आज भी मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। मेरा उम्मीद है कि आप सारे लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा और आगे आने वाला समय में और बेहतर सेवा आपके लिए करने का मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, जब तक हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं पधार रहे हैं, तब तक आपके इंटरटेनमेंट के लिए हमारा बम्बई से जो कलाकार आए हुए हैं, उनको मैं उनके प्रस्तुति को देने के लिए आमंत्रित करते हैं। और आप सारे लोगों को मैं जोहार करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्म दिशम।